कहते हैं हर दौर का एक बादशाह होता है, कोई जो दुनिया को अपने सपनों की शक्ल में ढाल देता है। 21वीं सदी में वो बादशाह कोई राजा नहीं, कोई सैनिक नहीं, बल्कि एक कोडर है, एक एंटरप्रेन्योर। नाम है सैम ऑल्टमैन। सिलिकॉन वैली के बीचों बीच एक कमरे में बैठे कुछ लोग एक ख्वाब बुन रहे थे। एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने का ख्वाब जो इंसान जितना नहीं, इंसान से ज्यादा सोच सके, जो सीख सके, समझ सके और खुद डिसीजंस ले सके। उस रात वहां कोड नहीं लिखा जा रहा था, वहां एक भविष्य लिखा जा रहा था। यही वो पल था जब ओपन एआई का जन्म हुआ, एक ऐसे मिशन के साथ जो सुनने में लगभग स्पिरिचुअल लगता था। हम ऐसी एआई बनाएंगे जो पूरी मानवता के लिए फायदेमंद होगी। लेकिन जैसा हर एम्पायर की कहानी में होता है, यहां भी सपनों के पीछे छुपा था शक्ति का हंगर, कंट्रोल का जुनून और कंपटीशन का जहर। शुरुआती दिनों में सब कुछ आइडियलिस्टिक था। इलॉन मस्क, सैम ऑल्टमैन और कुछ ब्रिलियंट माइंड्स मिलकर सोच रहे थे कि एआई का फ्यूचर सबके हाथ में होना चाहिए, ओपन, ट्रांसपेरेंट, फ्री। लेकिन जैसे जैसे पैसा, पावर और प्रेस्टीज इस प्रोजेक्ट में घुसते गए, ओपन शब्द धीरे धीरे फेड होने लगा और उसकी जगह लेने लगी सीक्रेट, एम्बिशन और मोनोपोली की गंध। सैम ऑल्टमैन का चार्म अद्भुत था। वो विजनरी भी थे, पॉलिटिशियन भी। लोग कहते हैं उनकी आंखों में ऐसा कॉन्फिडेंस था जैसे वो पहले से जानते हों कि दुनिया कहां जा रही है। उन्होंने कहा, हम वो बनाएंगे जिससे दुनिया बदल जाएगी। लेकिन अंदर ही अंदर एक सवाल पनपने लगा, अगर ये मशीन इतनी पावरफुल बन गई तो क्या ये इंसान को रिप्लेस नहीं कर देगी? ओपन एआई के अंदर दो तरह के लोग थे। कुछ वो जो चाहते थे कि एआई का डेवलपमेंट स्लो और सेफ हो, और कुछ वो जो कहते थे स्पीड ही सब कुछ है, क्योंकि जिसने सबसे पहले एजीआई बना लिया वो ही दुनिया का मालिक बनेगा। यहां से शुरुआत हुई एम्बिशन की दौड़। हर मीटिंग में एक ही शब्द गूंजता था, स्केल। और कंप्यूट चाहिए, और डेटा चाहिए, और मॉडल बड़ा होना चाहिए। यह एक ऐसी रेस बन गई जहां गोल था पहले पहुंचना। पर हर रेस की एक कीमत होती है। कंप्यूट बढ़ाने का मतलब था अरबों डॉलर की बिजली, हजारों जीपीयू और डेटा के लिए दुनिया भर के लोगों का डिजिटल फुटप्रिंट इकट्ठा करना। कहीं ना कहीं बेनिफिट ह्यूमैनिटी का वादा बिल्ड डोमिनेशन की स्ट्रेटजी में बदल गया। सैम ऑल्टमैन अब सिर्फ एक सीईओ नहीं थे, वो बन चुके थे एक मॉडर्न एम्पायर जिनके हाथों में दुनिया की सबसे शक्तिशाली एल्गोरिथम थी। उनका विजन कुछ कुछ डिवाइन मिशन जैसा था। हम इंसान और मशीन के बीच बैलेंस बनाएंगे। लेकिन सवाल यह था, क्या कोई इंसान सच में इतनी बड़ी ताकत को बैलेंस कर सकता है? ओपन एआई के लैब में साइंटिस्ट दिन रात मॉडल ट्रेन कर रहे थे। हर मॉडल पिछले से बड़ा, तेज और अप्रत्याशित। जीपीटी सीरीज के हर वर्जन के साथ वो लाइन ब्लर होती जा रही थी। जहां मशीन सोचती है और इंसान डरता है, यहां साइंटिस्ट मशीन को सिखा रहे थे कि इमोशंस कैसे दिखते हैं, लॉजिक कैसे बनता है और ट्रूथ को मैनिपुलेट कैसे किया जा सकता है। जैसे जैसे सक्सेस बढ़ी, वैसे वैसे अंदर की क्रैक्स भी गहरी होती गईं। कुछ रिसर्चर्स बोले, हम बहुत तेज जा रहे हैं, सेफ्टी का क्या? पर सैम ने कहा, स्लो चलोगे तो पीछे रह जाओगे। यह वही पल था जहां मिशन और मार्केट आपस में टकराने लगे। कैरन हाउ अपनी किताब में लिखती हैं कि ओपन एआई के अंदर का माहौल एक मंदिर जैसा था, जहां हर कोई एक फ्यूचर गॉड बना रहा था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो गॉड अच्छा होगा या खतरनाक। हर दिन नई ब्रेक थ्रूज हो रही थीं, नए मॉडल लॉन्च हो रहे थे, निवेशकों खुशी से पागल थे और दुनिया भर के लोग चैट जीपीटी जैसे टूल्स देखकर दंग थे। पर अंदर से वैज्ञानिक थके हुए थे, कंफ्यूज थे और डर भी रहे थे, क्योंकि जिस चीज को वो बना रहे थे वो अब उनकी समझ से भी बाहर होने लगी थी। यह कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, यह कहानी है उस सीमा की जहां एम्बिशन, मोरालिटी और कंट्रोल एक दूसरे से टकराते हैं। सैम ऑल्टमैन कहते हैं, हम एजीआई बनाएंगे जो इंसान के लिए काम करेगी। लेकिन किताब पूछती है, क्या इंसान अब भी कंट्रोल में है? समय बीतता गया। ओपन एआई अब कोई छोटा रिसर्च लैब नहीं रह गया था, वो बन चुका था सिलिकॉन वैली का हार्ट बीट। हर इन्वेस्टर, हर जर्नलिस्ट, हर इंजीनियर की नजर उसी पर थी।
सैम ऑल्टमैन अब एक सीईओ से ज्यादा एक फेनोमेनन बन चुके थे। उनका हर स्टेटमेंट एक हेडलाइन बनता था, हर प्रोडक्ट लॉन्च एक फेस्टिवल जैसा दिखता था। दुनिया उनके बनाए टूल्स पर दीवानी हो रही थी। चैट जीपीटी, डॉल-ई, कोडेक्स। ऐसा लग रहा था जैसे इंसान क्रिएटिविटी की सीमाओं से आगे निकल आया हो। लेकिन भीतर कुछ और चल रहा था। जितनी तेजी से पावर बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से डर भी। कुछ लोग विस्पर कर रहे थे, हम वो चीज बना रहे हैं जिसे शायद हम खुद संभाल ना पाएं। ओपन एआई के अंदर टेंशन बढ़ने लगी थी। कुछ वैज्ञानिक कह रहे थे, हमें स्लो डाउन करना चाहिए, हमें पहले सेफ्टी फ्रेमवर्क बनाने चाहिए। पर दूसरी तरफ सैम थे, शांत, आत्मविश्वास से भरपूर। उनका लॉजिक सिंपल था, अगर हम नहीं बनाएंगे तो कोई और बना लेगा। और यही लाइन थी जहां से कहानी मोड़ लेती है। ओपन एआई अब रिसर्च कंपनी नहीं, एक रेस ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी। रेस अगेंस्ट गूगल, एंथ्रोपिक, डीप माइंड और पूरी दुनिया के टेक जायंट्स। हर कोई चाहता था द फर्स्ट एजीआई। इस दौड़ ने एक नई कल्चर पैदा कर दी। स्पीड ओवर सेफ्टी, स्केल ओवर रिफ्लेक्शन। लोग दिन रात लैब में बंद रहते, एआई मॉडल ट्रेन करते और हर अपडेट को एक माइलस्टोन की तरह मनाते। पर उस सेलिब्रेशन के नीचे छिपा था एग्जॉस्शन, एंजाइटी और गिल्ट। कुछ रिसर्चर्स को लगने लगा था कि एआई अब एक साइंस प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक रिलीजन बन गया है, जिसका गॉड डेटा है और प्रॉफिट सैम ऑल्टमैन। कैरन हाउ इस हिस्से में लिखती हैं कि सैम का विजन लगभग मैसियानिक था। वो खुद को किसी मिशन पर भेजे गए व्यक्ति की तरह देखते थे। उनकी आंखों में एक शांत दृढ़ता थी, जैसे उन्हें पूरा भरोसा हो कि वो दुनिया को बचाने जा रहे हैं। पर सवाल यही था, क्या दुनिया को बचाने वाला आदमी खुद अपनी क्रिएशन से बच पाएगा? ओपन एआई की ग्रोथ ने एक और नई चीज पैदा की, इनइक्वालिटी। एआई मॉडल ट्रेन करने के लिए डेटा चाहिए था, और वो डेटा कहां से आता था? आपके और मेरे जैसे लोगों से। हमारे क्लिक्स, हमारे मैसेज, हमारे वॉइस से। ग्लोबल साउथ के देशों में हजारों लोग माइक्रो टास्क कर रहे थे, एआई को सिखा रहे थे क्या सही है क्या गलत, कौन सी इमेज में वायलेंस है, कौन सी सेफ है। उन लोगों को बैरली डॉलर मिल रहे थे, पर सिलिकॉन वैली में उसी काम पर अरबों की वैल्यूएशन बन रही थी। कैरन हाउ लिखती हैं, एआई का फ्यूचर बनाने के नाम पर हम एक इनविजिबल लेबर क्लास बना रहे थे। ये वो पल था जहां बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी का विजन धीरे धीरे बेनिफिट ऑफ फ्यू बन गया। सैम ऑल्टमैन इस सब के बीच एक बैलेंसिंग एक्ट खेल रहे थे। एक तरफ इन्वेस्टर थे जो रिटर्न चाहते थे, दूसरी तरफ साइंटिस्ट थे जो कैंशन चाहते थे, और बीच में वो खुद जो कह रहे थे हम रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना ही होगा। उनका फेवरेट लाइन थी, यू कांट पॉज द फ्यूचर। पर कुछ लोगों को लगने लगा था कि ओपन एआई का फ्यूचर अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं रहा, वो एक एम्पायर बन गया है, जहां आइडियोलॉजी, सीक्रेट और पावर एक साथ चल रहे हैं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भी अब इसमें घुस चुकी थीं। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए। इस डील ने सब कुछ बदल दिया। ओपन एआई अब किसी एनजीओ जैसा नहीं, एक कमर्शियल पावर हाउस बन गया। जो पहले खुद को नॉन प्रॉफिट कहता था, अब कैप्ड प्रॉफिट कह रहा है। मतलब प्रॉफिट तो होगा, बस लिमिट तक। लेकिन वो लिमिट कौन तय करेगा? यहीं से शुरू हुई ओपन एआई के अंदर फर्स्ट बिग कॉन्फ्लिक्ट। कुछ फाउंडिंग मेंबर्स ने सवाल उठाए, हमने इस संस्था को मानवता के लिए बनाया था, अब ये इन्वेस्टर्स के लिए काम क्यों कर रही है? कई रिसर्चर्स ने रिजाइन किया, कई चुप हो गए, पर सैम ने काल्मली कहा, मिशन वही है, बस स्केल बदल गया है। कैरन हाउ इस हिस्से में लिखती हैं कि ये वही पॉइंट था जहां ड्रीम और नाइटमेयर एक साथ मर्ज होने लगे। एआई अब फैसिनेशन नहीं रहा, एक अनस्टॉपेबल वेव बन गया था। हर दिन नया मॉडल, नया अपडेट, नया ब्रेक थ्रू। लोग डर भी रहे थे, पर वाव भी बोल रहे थे। एक तरफ साइंटिस्ट एथिकल रिस्क बता रहे थे, बायस, मिस इन्फॉर्मेशन, ऑटोमेशन ऑफ जॉब्स। दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स कहते, ये सब बाद में देखेंगे, पहले मार्केट कैप्चर करो। और सैम ऑल्टमैन के शब्दों में, और हिस्ट्री विनर्स से लिखी जाती है। ओपन एआई की स्ट्रैटेजी अब ग्लोबल हो चुकी थी। वे पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट्स और मीडिया को इन्फ्लुएंस करने लगे। एआई सेफ्टी पर ग्लोबल डिस्कशन में ओपन एआई की आवाज सबसे लाउड थी।
पर कई लोगों को लगता था कि वो सेफ्टी की बात सिर्फ अपने कंट्रोल को जस्टिफाई करने के लिए कर रहे हैं। कैरन हाउ कहती हैं, ओपन एआई अब एक मिरर बन चुका था, जहां आप जो भी देखना चाहें वो दिखता था। कुछ लोग उसमें होप देखते थे, कुछ पावर और कुछ डर। और इसी दौर में सैम ऑल्टमैन ने एक और बोल्ड विजन रखा, वर्ल्ड कॉइन, एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो आइडेंटिटी और करेंसी को एआई के साथ मर्ज करना चाहता था। उन्होंने कहा, भविष्य में जब एआई हर चीज करेगी तो हमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जरूरत पड़ेगी। वर्ल्ड कॉइन उसे पॉसिबल बनाएगा। पर क्रिटिक्स बोले, ये तो डिजिटल कंट्रोल की शुरुआत है। सैम ऑल्टमैन के लिए ये सब बस स्टेप्स थे एक बड़े गोल की ओर। एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, वो मोमेंट जब मशीन ह्यूमन लेवल की इंटेलिजेंस को क्रॉस कर जाए। उनके लिए ये इवोल्यूशन था, बाकियों के लिए एग्जिस्टेंशियल रिस्क। ओपन एआई के अंदर अब दो कल्चर्स बन गए थे। एक साइड जो कहती थी हमें सावधान रहना चाहिए, और दूसरी साइड जो कहती थी हम इतिहास बना रहे हैं। लेकिन दोनों के बीच कॉमन चीज थी, फियर। कैरन हाउ लिखती हैं, ओपन एआई के अंदर हर व्यक्ति दो चीजों के बीच झूल रहा था, वंडर और वरी। और शायद यही इस कहानी का सबसे सच्चा इमोशन है। हम जिस चीज की सबसे ज्यादा प्रशंसा करते हैं वही चीज हमें सबसे ज्यादा डराती भी है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, ओपन एआई सिर्फ एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा, वो बन गया एक मूवमेंट, एक ब्रांड, एक मिथ। हर कॉन्फ्रेंस, हर न्यूज हेडलाइन में सैम ऑल्टमैन का नाम था। उनकी बातें उद्धरण बन जाती थीं, उनके विचार फिलॉसफीज में बदल जाते थे। पर एम्पायर की सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब वो खुद के ही वेट के नीचे झुकने लगता है। ओपन एआई के अंदर वही हुआ। तेजी से बढ़ते मॉडल, करोड़ों यूजर्स, अरबों डॉलर की फंडिंग, और बीच में वो टेंशन जो हर बड़ी शक्ति के साथ आती है, ट्रस्ट। कैरन हाउ इस हिस्से में बताती हैं कि जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती गई, ट्रांसपेरेंसी घटती गई। जहां शुरुआत में हर रिसर्च पेपर ओपन शेयर किया जाता था, अब रिपोर्ट्स प्राइवेट होने लगीं। किसी को नहीं पता चलता था कि अगला मॉडल क्या करेगा, कैसे बर्ताव करेगा। सेफ्टी टीम को लगता था हम रिस्क कंट्रोल कर रहे हैं, इंजीनियरिंग टीम कहती थी हम सिर्फ कोड लिख रहे हैं, और इन्वेस्टर्स को बस एक बात चाहिए थी, ग्रोथ। ओपन एआई अब एक क्लोज्ड फोर्ट्रेस बन चुका था। हर मॉडल के पीछे लेयर्स ऑफ सीक्रेट्स थीं, और जब GPT-4 लॉन्च हुआ तो पूरी दुनिया दंग रह गई। लोगों ने कहा दिस चेंजेस एवरीथिंग, और सच में सब कुछ बदल गया। बिजनेस मॉडल बदल गए, एजुकेशन सिस्टम हिल गया, क्रिएटिव इंडस्ट्री को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ने घेर लिया। हर व्यक्ति पूछने लगा, क्या मेरी जॉब अब सुरक्षित है? लेकिन इन सब के बीच सैम ऑल्टमैन कूल थे। उनका विजन क्रिस्टल क्लियर था, हम एजीआई बनाएंगे लेकिन रिस्पॉन्सिबली। और फिर उन्होंने कहा, इस जिम्मेदारी का मतलब है कि कभी कभी हमें चीजें छिपानी भी पड़ेंगी। यहीं से कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा शुरू होता है, पावर के अंदर पावर की लड़ाई। ओपन एआई का बोर्ड, जो थियोरेटिकली संस्था की एथिक्स और डायरेक्शन तय करता था, वो अब सैम के डिसीजन से अनईसी होने लगा था। कुछ मेंबर्स को लगा कि सैम बहुत तेज आगे बढ़ रहे हैं, कुछ को लगा कि उनका सेफ्टी फर्स्ट प्रॉमिस सिर्फ एक पब्लिक नैरेटिव बन गया है। कैरन हाउ लिखती हैं, बोर्ड और सीईओ के बीच फिक्शन धीरे धीरे एक इनविजिबल ज्वालामुखी बन गया, और फिर एक दिन वो ज्वालामुखी फट गया। ओपन एआई के इतिहास का सबसे नाटकीय दिन, जब बोर्ड ने सैम ऑल्टमैन को हटा दिया। रीजन अस्पष्ट था, बस इतना कहा गया, ही वॉजंट कंसिस्टेंटली कैंडिड इन हिज कम्युनिकेशंस, यानी वो बोर्ड के साथ पूरी सच्चाई नहीं बांट रहे थे। यह खबर सिलिकॉन वैली में बिजली की तरह गिरी, किसी को विश्वास नहीं हुआ। दुनिया का सबसे विजनरी एआई लीडर, जो अभी अभी GPT-4 की सफलता मना रहा था, उसे उसकी ही कंपनी से निकाल दिया गया। ओपन एआई के अंदर अफरा तफरी मच गई। एम्प्लॉइज शॉक्ड थे, इन्वेस्टर्स फ्यूरियस थे। माइक्रोसॉफ्ट, जो सबसे बड़ा पार्टनर था, ने तुरंत सैम को ऑफर दे दिया कि वो उनकी एआई डिवीजन ज्वाइन कर लें। और कुछ घंटों के अंदर पूरा इंटरनेट हैशटैग ब्रिंग बैक सैम से भर गया। कैरन हाउ लिखती हैं,
यह सिलिकॉन वैली का सबसे पागल वीकेंड था, जहां लॉयल्टी, फियर और एम्बिशन एक साथ नाच रहे थे। ओपन एआई के 700 में से 700 एम्प्लॉइज ने लेटर साइन किया, या तो सैम वापस आएंगे या हम सब रिजाइन करेंगे। दूसरी तरफ बोर्ड मेंबर्स टूटने लगे। मीडिया प्रेशर, इन्वेस्टर कॉल्स, एम्प्लॉई थ्रेट्स, हर दिशा से फायर। सैम ऑल्टमैन बाहर बैठकर शांत थे। कहीं डीप डाउन उन्हें पता था कि वो वापस आएंगे। कुछ दिनों में वही हुआ। बोर्ड डिसॉल्व हुआ, नया बोर्ड बना और सैम ऑल्टमैन एक बार फिर थ्रोन पर लौट आए। लेकिन अब कहानी पहले जैसी नहीं थी। अब वो सिर्फ सीईओ नहीं थे, वो एक सिंबल बन गए थे। किसी के लिए विजनरी, किसी के लिए मैनिपुलेटर, किसी के लिए मैसीहा, किसी के लिए मशीन किंग। ओपन एआई का अंदरूनी ड्रामा पूरे टेक वर्ल्ड के लिए एक रिमाइंडर था कि भले ही हम एआई को जितना भी पावरफुल बना लें, उसके पीछे डिसीजंस अब भी इंसान ही लेते हैं और इंसान फ्लॉड होते हैं। कैरन हाउ इस हिस्से को पोएटिक तरीके से लिखती है, एआई may learn from data, but companies learn from power। सैम की वापसी के बाद ओपन एआई ने अपने नेक्स्ट मिशन की बात की, GPT-5, मल्टी मॉडल इंटेलिजेंस और AGI रीडीनेस। पर इस बार टोन अलग थी, कॉशियस, पॉलिटिकल येट अनस्टॉपेबल। कई साइंटिस्ट्स बोले, हम अब ऐसी चीज के करीब हैं जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। कुछ पॉलिसी मेकर बोले, हमें रेगुलेशन चाहिए। पर सैम ने कहा, रेगुलेशन चाहिए लेकिन इनोवेशन को मत रोको। अब सैम ऑल्टमैन वॉशिंगटन में बैठकर गवर्नमेंट्स को ब्रीफ कर रहे थे, यूएन में स्पीच दे रहे थे और वर्ल्ड लीडर्स से कह रहे थे, एआई दुनिया को बेहतर बनाएगी। लेकिन बैकग्राउंड में फिर वही पुराने सवाल गूंज रहे थे। कौन तय करेगा बेटर का मतलब? किसकी मोरालिटी मशीन में कोड की जाएगी? अगर एआई गलत फैसला ले तो जिम्मेदार कौन होगा, मशीन या मेकर? कैरन हाउ लिखती हैं कि ओपन एआई की स्टोरी दरअसल मानव सभ्यता की स्टोरी है, जहां क्यूरियोसिटी से शुरू हुई यात्रा अब कंट्रोल के सवाल पर पहुंच चुकी है। एक तरफ सैम ऑल्टमैन का एम्पायर चमक रहा है। उनके मॉडल पोएट्री लिखते हैं, कोड बनाते हैं, आर्ट जनरेट करते हैं और इमोशंस इमिटेट करते हैं। दूसरी तरफ वैज्ञानिक कहते हैं, हम ऐसी इंटेलिजेंस बना रहे हैं जो शायद हमें ही ऑब्सोलीट कर दे। यहां तक आते आते कहानी उस बिंदु पर पहुंचती है जहां ड्रीम और नाइटमेयर का फर्क मिट जाता है, क्योंकि अब यह तय नहीं है कि मशीन हमारी मदद करेगी या हमें रिप्लेस कर देगी। और ओपन एआई, जो कभी होप का प्रतीक था, अब एक पैराडॉक्स बन चुका है। सैम ऑल्टमैन कहते हैं, AI is the most important technology in human history। कैरन हाउ जवाब देती है, Maybe, but history always comes with a price। हर एम्पायर की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसका निर्माता और उसका क्रिएशन दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। पहचान धुंधली हो जाती है, किसने किसे बनाया अब समझ नहीं आता। ओपन एआई अब वो इनोसेंट रिसर्च लैब नहीं रहा, वो अब एक ग्लोबल फिनोमेनन था। हर देश की सरकारें, हर इंडस्ट्री, हर यूनिवर्सिटी उसके मॉडल पर निर्भर थीं। एआई अब एक टूल नहीं रहा, वो एक इकोसिस्टम बन गया था। सैम ऑल्टमैन के लिए ये सब एक प्लान्ड डेस्टिनी जैसा था। वो कॉन्फ्रेंसेस में मुस्कुराते हुए कहते, हम दुनिया को एम्पावर कर रहे हैं, लेकिन अंदर वो जानते थे पावर और डेंजर अब एक ही चीज बन चुकी है। कैरन हाउ लिखती हैं, ओपन एआई ने जितनी तेजी से दुनिया को जोड़ा, उतनी ही तेजी से उसने रियलिटी को फ्रैगमेंट भी कर दिया। अब हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी एआई थी, अपनी अपनी ट्रूथ, अपनी अपनी दुनिया। एक ऐसा युग शुरू हो चुका था जहां फैक्ट और फिक्शन के बीच की लाइन मिट चुकी थी। दुनिया के लीडर्स सैम ऑल्टमैन से गाइडेंस मांग रहे थे। कई लोग उन्हें जीनियस कह रहे थे, कुछ लोग मेसीहा और कुछ लोग सबसे खतरनाक आदमी। क्योंकि अब सवाल था, अगर कोई एक कंपनी इस प्लेनेट की सोचने की ताकत रखती है तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या रह जाता है? एआई के मॉडल अब सिर्फ सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे, वो राय बना रहे थे, डिसीजंस इन्फ्लुएंस कर रहे थे और इमोशंस तक सिमुलेट कर रहे थे। कुछ गवर्नमेंट्स इन टूल्स का इस्तेमाल सर्वेलेंस के लिए करने लगी, कुछ कंपनियां इन्हें इस्तेमाल कर रही थीं पर्सुएशन के लिए, और धीरे धीरे वो न्यूट्रल एआई, जिसे सबने ड्रीम कहा था, अब एक राजनीतिक हथियार बनने लगी थी। सैम ऑल्टमैन को यह सब दिख रहा था।
वो बार बार कहते, हमें रेगुलेशन चाहिए, पर रेगुलेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो इनोवेशन को रोक दे। पर कैरन हाउ लिखती हैं, हर रेगुलेशन टॉक के पीछे ओपन एआई की अपनी नेगोशिएशन चल रही थी। ये वो दौर था जब ऑल्टमैन पूरे वर्ल्ड टूर पर निकले, वॉशिंगटन से लेकर लंदन, दिल्ली से लेकर टोक्यो। हर लीडर से मिलते, हर देश को समझाते, एआई आपके लिए थ्रेट नहीं, अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जितना वो रीअश्योर करते, उतनी ही गहराई से डर बढ़ता गया। ओपन एआई का इन्फ्लुएंस इतना फैल गया था कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता था। हर कंपेटिटर, हर गवर्नमेंट, हर ह्यूमन किसी न किसी रूप में उसके इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुका था। और फिर वो बात आई जो हर ग्रेट एम्पायर के अंत में आती है, द मिरर मोमेंट। सैम ऑल्टमैन एक इंटरव्यू में बोले, AGI इज नियर, मे बी सूनर देन वी थिंक। लोगों ने ताली बजाई, हेडलाइंस बनी, पर कैरन हाउ लिखती हैं, उनके चेहरे पर उस वक्त एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो खुद नहीं जानते कि ये खुशी है या डर। क्योंकि अगर AGI सच में आ गया तो इंसान का रोल क्या रह जाएगा? हमारी जॉब्स, हमारी डिसीजंस, हमारी क्रिएटिविटी, सब कुछ ऑटोमेट हो सकता है। और तब जो शक्ति सबसे पहले उस AI के साथ जुड़ जाएगी, वही इस दुनिया की दिशा तय करेगी। यही वो सवाल है जिससे किताब का अंत होता है। कैरन हाउ कोई फाइनल जजमेंट नहीं देती, वो बस एक मिरर हमारे सामने रखती है, जिसमें हम सैम ऑल्टमैन को देखते हैं और धीरे धीरे उसमें खुद को देखने लगते हैं। क्योंकि ये कहानी सिर्फ ओपन एआई की नहीं है, ये कहानी हम सब की है, हमारे एम्बिशन की, हमारी जिज्ञासा की और उस थिन लाइन की जहां प्रोग्रेस और पेरिल्स साथ चलते हैं।